गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। सुप्रभात। मैं डॉक्टर अंजना सिंह पीजी डिपार्टमेंट कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा के इतिहास विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं पीजी सेमेस्टर 4 के बच्चों के लिए एक नए टॉपिक पे काम करूँगी और उस टॉपिक जिससे मैंने लिया है वह EC3 स्टेट इन एंशिएंट इंडिया से संबंधित है। आज के टॉपिक का शीर्षक है कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत। इसके पहले हमने चर्चा की थी कि राज्य के संबंध में कौटिल्य का क्या विचार है। तो उन्होंने कहा था कि राज्य साधन है, ऐसी बहुत सारी बातें, राज्य की अवधारणा क्यों बनी, ये सब उस चैप्टर में हमने क्लियर किया। आज हम यह जानेंगे कि कौटिल्य का क्या मानना था कि एक सुसंगठित राज्य बने, उसके लिए क्या जरूरी आवश्यक तत्व है। जैसे कि एक गृह निर्माण के लिए आपको ईंट, बालू, सीमेंट आदि संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह से एक सफल राज्य के बनने में किन चीजों की आवश्यकता होती है। यहाँ चीज कहने का मतलब कि मूलभूत आवश्यकता क्या है। कौटिल्य के अनुसार जो उन्होंने सप्तांग सिद्धांत दिया था, उन्होंने राज्य बनाने में 7 महत्वपूर्ण चीजों का वर्णन किया है। इनमें से एक के भी अभाव में राज्य की सुदृढ़ कल्पना करना असंभव है। राज्य तो वैसे अनेक है, लेकिन अगर इनमें से कुछ भी अगर कमी होती है तो एक राज्य दूसरे राज्य पर अपना अधिकार जमाने में सफल हो जाते हैं। लेकिन अगर इन सप्त सिद्धांत के आधार पर राज्य को बनाया जाए तब किसी भी दूसरे राज्य आपके ऊपर अधिकार नहीं जमा सकते हैं। तो कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार उन्होंने राज्य में 7 महत्वपूर्ण जिन्हें मूलभूत बातों को बताया है, जिनमें प्रथम राजा जिसे स्वामी कहते हैं, द्वितीय जिसे अमात्य या मंत्रीगण कहते हैं, तृतीय वन, दुर्ग जिसे हम निम्नलिखित भागों में बांटेंगे, औदत्तुर्य, धावन्य दुर्ग आदि मैं इस पे आगे चर्चा करूंगी, मित्र, कोश, मंत्री, सेना और जनपद। तो इस तरह से हमारे पास कौटिल्य के अवधारणा के अनुसार 7 मूलभूत वस्तुओं, मूलभूत चीजों का होना बहुत जरूरी है। राजा, मंत्रीगण, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड व्यवस्था और सेना। अब मैं एक एक करके इस पे प्रकाश डालूंगी कि इन 7 में ऐसी क्या खूबियां होनी चाहिए। राजा तो हर कोई बन जाता है। सर्वप्रथम राजा, जिसे राज्य का स्वामी भी कहा जाता है। तो जो राजा होता है, जो स्वामी होता है, उसे सर्वगुण संपन्न होना चाहिए, क्योंकि इसके पहले भी हमने यह देखा है कि एक राजा में दैवीय गुणों का होना नितांत आवश्यक है। तो दैवीय गुण के साथ साथ वो गुण कैसे अर्जित किया जाए, इस पर भी उन्होंने विशेष बल दिया। राजा में बहुत सारे गुण, जैसे राजा निर्बल ना हो, राजा शक्तिशाली हो, दंड करने में उसकी न्याय व्यवस्था उसकी सारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा राजा क्षमावान भी होना चाहिए, दयावान भी होना चाहिए। ऐसी अनेक सारी बातें हैं जो कि कौटिल्य ने बताई है। राजा को हर बात समझने की शक्ति भी होनी चाहिए, उसे सही समय पे सही निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे वो सुदृढ़ बना रह सके, उसकी आवश्यकता होनी चाहिए और शास्त्रानुसार व्यवहार करना चाहिए। इसके अलावा राजकोष बढ़ाने के लिए भी उसे सर्वथा प्रयत्नशील रहना चाहिए और उचित अवसर पर युद्ध और संधि विग्रह आदि के लिए हमेशा तत्पर होना चाहिए।
कौटिल्य ने यह भी कहा है कि राजा को मृदुभाषी होना चाहिए और साथ ही साथ उसे दूसरों की मीठी बातों में ना आना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही परिस्थिति में वो अपना जो काम है सही तरीके से नहीं कर सकता है। राजा को युद्ध की सारी कलाओं में निपुण होना चाहिए, उसे घुड़सवारी आनी चाहिए, शिकार में महारत हासिल होनी चाहिए, गुप्तचर व्यवस्था उसकी सही होनी चाहिए। इस तरह से कौटिल्य ने राजा पे एक तरह से हर चीज, हर व्यवस्था जिसे अपनाकर एक राजा सबल बन सकता है, इस पे कौटिल्य ने चर्चा की है। दूसरा जो पॉइंट है सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत, वह है मंत्रीगण या अमात्य। कौटिल्य ने अपने राजा को सबसे सफल बनाने के लिए उनके मंत्रीगण या अमात्य के चर्चा दूसरे नंबर पे की। इसका रीजन यह है कि एक अच्छा मंत्री परिषद, मंत्री का समूह ही राजा को सही निर्णय लेने में, सही जानकारी देने में सहयोग देता है। जो उनके मंत्री हों वो अधिक चापलूस ना करें, उनको सही जानकारी दें। अमात्यों की नियुक्ति राजा को बहुत सोच समझकर ही करनी चाहिए और योग्यता के आधार पर करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो अपने सगे संबंधियों को मंत्री के पद पर नियुक्त कर दे और उसके सगे संबंधी चापलूसी करते करते उच्च पद प्राप्त कर ले और एक दिन ऐसा आए कि वह राजा को उसके पद से हटाकर स्वयं राजा बनने की लालसा लेकर उस मंत्री पद में शामिल हो। तो इन सब बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। तीसरा पॉइंट है हमारा जनपद। यहाँ जनपद का तात्पर्य है प्रदेश एवं जनता से। प्रदेश कैसा होना चाहिए? अगर आप राज्य का निर्माण कर रहे हैं तो प्रदेश के अंतर्गत सारी चीजें, सारी व्यवस्थाएं, जैसे वहाँ के वन, वहाँ की जलवायु, वहाँ के तालाब, वहाँ के मंदिर आदि सभी कुछ होनी चाहिए, क्योंकि उस प्रदेश में निवास करने वाली जनता उस प्रदेश में मिलने वाली सारी मूलभूत आवश्यकताओं के अनुसार ही कार्य करती है। सपोज कि अगर जो प्रदेश है बंजर है तो वहाँ से कृषि व्यवस्था नहीं सही होगी और कृषि व्यवस्था सही नहीं होगी तो राजा को उससे टैक्स नहीं मिल पाएगा। तब फिर ऐसे सिचुएशन में तो कोई फायदा नहीं है। और ऐसे प्रदेश की इन्होंने कामना की है जिसमें सारी मूलभूत आवश्यकता के साथ साथ खनिज पदार्थ भी मिलते रहें, ताकि व्यापार व्यवसाय में भी वृद्धि होती रहे। तो इस तरह से प्रदेश जो है वह सभी मूलभूत आवश्यकताओं से भरपूर होनी चाहिए। इसके अलावा कौटिल्य ने जनपद में जनता को भी शामिल किया है। जनता ही किसी प्रदेश को सफल बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रखती है। सारे कार्य जनता के द्वारा किए जाते हैं। कौटिल्य ने जनता का तात्पर्य बिजली वाले तारे से किया है। बिजली मतलब करंट। जिस तरह से बिजली का तार, जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं बल्ब जलाने के लिए, तो अगर उस बिजली के तार में करंट ही ना हो तब फिर वह तार बेकार हो जाता है। उसी तरह से उन्होंने बिजली के तार की तरह कहा कि अगर वह उसमें करंट नहीं है तो वह निर्जीव एवं व्यर्थ है। जनता की शक्ति भी बिना जनपद और राज्य दोनों से है। अगर इन दोनों में कोई कहीं भी कटौती होती है तो वो राज्य सफल नहीं हो सकता है। जनता का जो प्रदेश का अनुपात के विषय में कौटिल्य ने अरस्तु के मध्यम सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए प्रतीत किया है। उनका मत है कि जनता ऐसी होनी चाहिए कि वह प्राकृतिक संसाधनों का दोहन जो है सही तरीके से करे, उचित ढंग से करे।
जंगल, पर्वत आदि प्राकृतिक वस्तुओं के प्रति कौटिल्य का दृष्टिकोण यह नहीं प्रतीत होता। जनपद की जनता द्वारा उन्हें उसमें अत्यधिक हस्तक्षेप कर उसे अपने अधिकार में लेने का प्रयत्न किया जाना चाहिए, ऐसा कौटिल्य का मानना है। जो जनता है प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर उपयोग करे और उस उपयोग को राज्य के हित में उसका उपयोग करे, यह कौटिल्य का मानना था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जनपद जो कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। नेक्स्ट हमारा चौथा पॉइंट है दुर्ग। दुर्ग कैसा होना चाहिए? तो कौटिल्य का मत है कि जो राज्य के सीमांत पर चारों ओर दुर्ग बने होने चाहिए। अब ताकि युद्ध आदि के समय इस दुर्ग का प्रयोग किया जा सके। जो दुर्ग होते हैं वह दुर्ग 4 तरह के होने चाहिए: औदक दुर्ग, पार्वत दुर्ग, धावन्य दुर्ग और वन दुर्ग। औदक दुर्ग का तात्पर्य ऐसे दुर्ग से है जहां चारों ओर जल हो और बीच में टापू की तरह आपका निवास स्थान हो, ताकि आप अपने शत्रुओं से सुरक्षित रह सकने में सफल हो सके। पार्वत दुर्ग का तात्पर्य ऐसे निवास स्थान से है जहां चारों ओर पर्वत हो, या पर्वत के शीर्ष चोटी पे आपका निवास स्थान हो, या फिर पर्वतों के अंदर ही किसी गुप्त गुफा के अंदर आपका निवास स्थान हो। इसके अलावा धावन्य दुर्ग जो कि निर्जन मरुस्थलों के बीच हो, जहां पे लोग जाना पसंद ना करते हो, ऐसे स्थल को धावन्य दुर्ग कहते हैं। वन दुर्ग से तात्पर्य कौटिल्य का ऐसे स्थान से है जहां पे चारों ओर कंटीली झाड़ियां हो और दलदल से वह क्षेत्र जो है दलदल जैसी बनी हो। ऐसे जगह पे दुर्ग का निर्माण करना चाहिए ताकि संकट के समय लोगों को इसकी जानकारी नहीं, अगर जानकारी हो भी जाए और वे इस जगह आ भी जाएं तो अपने आप को उस क्षेत्र में ढाल पाने में असफल हो जाए। इस तरह से हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कोष का तात्पर्य है खजाने से। अगर राज्य के खजाने में, कोष में वह भरा ही ना रहा है तो फिर राज्य ऐसे कैसे कार्य कर सकता है? क्योंकि राज्य को भी किसी कार्य को करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। अगर सड़कें बनवानी हो, नहरें खुदवानी हो, विहार बनवाना हो, ऐसे बहुत सारे काम, सेना के निर्माण में, शस्त्रों के निर्माण में, सारे कार्य के लिए हमें कोष की आवश्यकता होती है। तो कौटिल्य का कहना है कि एक सफल राजा का गुण है कि उसका कोष सर्वदा भरा रहे, ताकि समय आने पर, विपरीत परिस्थिति आने पर आप उस कोष से उपयोग ला सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दंड व्यवस्था। किसी भी राज्य के सफल संचालन के लिए जो दंड व्यवस्था है वह सबसे अहम स्थान रखता है। दंड व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कि किसी को उसकी ऊंची जाति या नीची जाति के आधार पर नहीं देनी चाहिए। दंड व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जो कि निर्धन या फिर धनी व्यक्ति के बीच असमानता को नहीं देखनी चाहिए। जिसने दंड किया है, चाहे वो धनी ही क्यों ना हो, वो दंड का भागी हो। इस तरह से दंड व्यवस्था जो है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उस समय कंटक शोधन व्यवस्था की भी चर्चा की गई। इसके अलावा धर्मष्ठे व्यवहार विधि का भी उपयोग किया जाता था। इससे होता यह था कि लोगों में डर का माहौल बना रहता था कि अगर मैं गलत काम करूंगा तो मुझे दंडित किया जा सकता है, चाहे मैं धनी ही क्यों ना रहूं। हमारा कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में 7वां और आखिरी पॉइंट है मित्र। यहाँ मित्र से तात्पर्य है राज्य के पड़ोसी राज्य, यानी कि किसी भी देश का पड़ोसी देश कैसा हो, पड़ोसी राज्य कैसा हो, अगर वह अच्छा नहीं रहा तो सदैव आपके ऊपर आक्रमण करता रहेगा और आप आंतरिक गृह युद्धों में ही
रहेंगे। इसलिए इनका कहना है कि जो मित्र होते हैं वह वंश परंपरा जैसे होने चाहिए, कि अगर आपके ये मित्र आपके पिताजी के, आपके दादाजी के मित्र हैं तो वो मानना चाहिए कि वो आपके भी मित्र बने रहें, और वह राजा का हितैषी होना चाहिए, जो राज्य के सच्चे में स्थायी सहायक सिद्ध हों और शांति एवं युद्ध के समय राजा की भरपूर सहायता करे। तो इस तरह से राजा के कौटिल्य के राज्य संबंधी सप्तांग सिद्धांत का वर्णन हम यहाँ देखते हैं, जिसमें अगर किसी भी एक की कमी होने से, चाहे वो दुर्ग को देख लीजिए, कोष को देख लीजिए, मंत्रीगण देख लीजिए, ये सब इम्पोर्टेंट है अपनी जगह। एक और पॉइंट है सेना। सेना कैसी होनी चाहिए? कौटिल्य के अनुसार सेना अश्वारोही, हस्त दल, पैदल, ये सब उनमें भरपूर होनी चाहिए, और सेना सुसंगठित होनी चाहिए। सेना कभी भी आपके कहे अनुसार आक्रमण करने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए तैयार होनी चाहिए। सेना सबल सुयोग्य होनी चाहिए। इन सब का वर्णन कौटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धांत में दिया है। आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ आया हो। धन्यवाद।